नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि ये शेयर 16-17 रुपए के आसपास था जब इसके Q2 के रिजल्ट आए थे। काफ़ी टाइम तक वहाँ पे अपना टाइम बिताया, बट यहाँ से अब 23 रुपए के आसपास काम करते हुए देखा जा रहा है। 25 का इसने हाई बनाया था, बट यहाँ पे 25 के ऊपर नहीं निकल पाया। बट गाइस, यहाँ पे मेरा मानना ये है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छी रैली बन सकती है। खासकर आपका जनवरी जनवरी तक तो रहनी चाहिए। उसके पीछे निकल के आए हैं मल्टीपल कारण। क्या है कि यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में तो एक तरीके से धूम सी मची पड़ी है। मैक्सिमम लोग यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे कोई बड़े बड़े लोग हों। बड़े बड़े लोग जैसे कि अडानी, अंबानी और बाहर की भी कंपनियां उन्हीं में ही इन्वेस्ट करती हुई देखी जा रही हैं। ऐसी ही कंपनियां खोल रहे हैं। पर अपने इंडिया में और खासकर चाइना में यहाँ पे मिक्सअप सा कारोबार चल रहा है। मतलब इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा अभी कि एकदम से हमने अपना कोल बेस्ड बिजनेस बंद कर दिया, स्टीम टरबाइन बंद कर दी, बट रिन्यूएबल एनर्जी पे ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की फिलॉसफी कुछ अलग निकल के आई है, क्योंकि अभी कल की बात है, तब यहाँ पे दुबई दुबई में मीटिंग थी जिसमें बहुत सारी कंट्री हैं जो कि एग्री हो गए, बट चाइना और इंडिया एग्री नहीं हुए हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 270 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी बनती हुई देखी गई है। और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट्स की आज के दिन बाजी मारी है। आपका निफ्टी आईटी ने करीबन 1600 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी बनी है, मतलब 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। स्मॉल कैप के इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की ये शेयर है जो कि अगर हम बात करें यहाँ से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, तो ये 500 रुपये, 600 रुपये का हुआ करता था। रिसेंटली 3 रुपये तक का भी हो गया था। और 3 रुपये से 25 रुपये तक जाना काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखा चुका है अभी तक। आज आप देख सकते हैं 11 करोड़ का वॉल्यूम था, कल के दिन 13 करोड़ का। और हम अगर 1 मंथ 1 वीक की बात करें तो 18 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। जिस हिसाब से रैली बनती हुई देखी जा रही है, आप देख सकते हैं कि 3 साल के अंदर हमें 500% से ज़्यादा का रिटर्न दिखा चुका है। अभी रिसेंटली ये 10 रुपए का था, मई जून की बात है। वहां से शेयर ने ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रिटर्न दे दिए हैं। इस समय पावर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश माना जा रहा है। और अब यहाँ पे आईटी में फिर से तेजी बनती हुई देखी जा रही है, क्योंकि आईटी काफ़ी दिन से नहीं चला था। और खासकर एफएमसीजी में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी जा रही है। यहाँ पे आपका जब तक बजट नहीं क्रॉस कर जाता और बजट में जो न्यूज नहीं आती, तब तक यहाँ पे पावर सेक्टर बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि मेन जो इंडिया की जो थीम है पावर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। आज के दिन दुबई में एक मीटिंग होती हुई देखी गई है, खासकर COP28, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को डबल करने की बात कही गई है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे सोलर विंड में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा सकती है आने वाले टाइम में। बट माना यह जा रहा है कि अपना जो टारगेट है 11,000 गीगावाट का टारगेट है फॉर 6 ईयर के लिए, मतलब कि मोर देन हायर देन करेंट प्रोजेक्शन। अभी रिसेंटली यहाँ पे 9,000 गीगा वॉट इस समय चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मतलब कि 2030 तक हम 11,000 गीगावाट का टारगेट है, जिसमें सोलर विंड की कंपनियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इस सारी रिपोर्ट में यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि करीबन
$600 बिलियन का ग्लोबली लास्ट ईयर खर्चा किया गया था। और अब जो अपना टारगेट बढ़ाया गया है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बट इसके पीछे एक प्रॉब्लम भी समझ में आ रही है। क्या है वो प्रॉब्लम? की जिस तरीके से विंड टरबाइन, मतलब कि विंड टरबाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है, और जो विंड टरबाइन और सोलर में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया चाइना, जो कि ये जो अपनी मीटिंग है COP28, जिसमें इंडिया चाइना सबसे बड़ा कंट्री है और इनका एक अहम रोल हो सकता है। बट यहाँ पे इंडिया चाइना इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो एक तरीके से गेम खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और जो कंट्री डेवलप हो चुकी है तो उनके लिए तो ग्रोथ इतना मायने नहीं रखती क्योंकि उन्होंने सारी चीजें अचीव कर ली हैं। बट अब यहाँ पे जो मतलब कंट्री डेवलप कर रही हैं, ग्रोथ मोड पे हैं, तो उनको आप कह रहे हो कि आप इस यहाँ पे साइन करें जो COP28 है, और उसके बाद आप ये कोयले वाले जो बिजनेस है उनको बंद कर दें या फिर कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिससे कार्बन ज़्यादा फैल सके। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना खासकर एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब वर्ल्ड में, तो जिसमें इनका अहम रोल हो सकता है। बट ये यहाँ पे एक तरीके से एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चाइना और इंडिया दोनों मिलके वर्ल्ड का जो टारगेट है वो अचीव करवा सकते हैं, क्योंकि मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है और इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। तो बोथ कंट्री जो कि कंटिन्यू न्यू पावर प्लांट फ्यूल विद कोल के साथ में करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो रीजन मैंने आपको बताया है कि जब कोई डेवलप नहीं है तो गाइस वो तो अपना ट्राई करेगा बढ़ने के लिए। बट यहाँ पे आने वाले टाइम ये बिल्कुल ठीक बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे माइक्रो कैप फंड यहाँ पे शुरुआत करी है, और जिसमें बहुत सारी कंपनियों को शामिल किया गया है। और ये जो फंड है आपका माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाता है, और जिसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल है। आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे जो स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाई दिए हैं इस समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीबन टॉप 5 जो कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे शामिल की गई, जिसमें 250 माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर, जिसमें रिलायंस पावर का भी नाम है। बहुत सारे यहाँ पे हैं जो कि मैंने आपको थोड़ा ही दिखाया, बट अपनी कंपनी से मतलब है रिलायंस पावर, जिसमें यहाँ पे 1% का वेटेज रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं न्यू पावर प्लांट्स के लिए, जो कि 610% फ्रॉम 40%। कुछ समय पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर कोई भी न्यू पावर प्लांट खोला जाता है तो वहाँ पे 40% की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही की जाएगी। बट उसको घटा के यहाँ पे अब 6 से 10% कर दिया गया है, जिसमें गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट का एक मिक्सर सा प्लान देखने को मिल रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, साथ ही हम एक दूसरा भी स्टेप लेके चलेंगे। ऐसा ना हो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में ही सारा फोकस कर दें और ये कोयले से चलने वाला कारोबार खत्म हो जाए। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 24.25 का, लो बनाया 23.4 का, क्लोजिंग दिए 23.60 पे, 1% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा पैटर्न बनता हुआ देखा जा रहा है, और यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट आपका 21 का है। यहाँ पे शेयर ने काफी टाइम बिताया और 25 रुपए का हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पे। पर यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी अच्छा इंक्रीज होता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं FII की तरफ से जो जून के महीने में 7.34% तक का स्टेक था, जिसको बढ़ाकर 7.66% कर दिया है। DIS ने काफी बड़ी खरीदारी करी हुई आप देख सकते हैं, जो जून के क्वार्टर में 3.19% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 5.2% कर दिया है। मतलब कि सीधा सीधा 40-50% तक का जंप दिखाई दिया है।
यहाँ पे गाइस रिलायंस इंफ्रा लगातार इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता हुआ देखा गया। अभी कुछ समय पहले भी इसने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी, तो करीबन 23% तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुका है रिलायंस इंफ्रा। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रमोटर्स है। इसके बाद है रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर, जिसके पास करीब 1.17, और रिलायंस विंड टर्बाइन, जैसे कि हम आप बात भी कर रहे थे कि कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखी जाए, तो इनका यहाँ पे 1% का स्टेक है। एलआईसी की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। आप देख सकते हैं 3% तक का स्टेक होल्ड करते हैं। यूनियन मिनिस्टर की तरफ से कुछ बड़े अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर पावर सेक्टर के लिए। इसमें आपका न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ चैलेंजेस की बात कही गई है। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह का कहना ये है कि जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज करने के लिए ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही, उसमें ज़्यादा खर्चा दिखाई दे रहा है, तो इस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पावर सेक्टर में कोल और न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा अहम रोल निभा सकते हैं। अभी जो यहाँ पे फ्राइडे के दिन जो मीटिंग हुई थी दुबई में, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, उसमें यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्टोरिंग के बारे में चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। बट बताया जा रहा है कि 100 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम न्यूक्लियर सोर्स से, जो कि अभी यहाँ पे रिसेंटली मीटिंग हुई थी COP26 के ऊपर। तो यहाँ पे करीबन 2021 के समय ही यहाँ पे ये टारगेट बना लिया गया था कि हम 2070 तक अपने इंडिया में जीरो कार्बन लेवल ला देंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1000 MWH जो कि बिगेस्ट विड इन द वर्ल्ड जो कि बुलाया गया है, जो कि 10 रुपीज पर KWH के हिसाब से, मतलब पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पे चार्ज होगा स्टोरेज के लिए। आप देख सकते हैं 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से कॉस्ट बैठेगी, जो कि यहाँ पे हम जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी 2.4 पर यूनिट के हिसाब से, और जो हम सेल करेंगे यही स्टोर करने के बाद 14 रुपए के हिसाब से, तो जो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। इस बार की अर्निंग काफ़ी अच्छी रही है। ये आप देख सकते हैं अपने पास एक साल का डेटा है 2022 से लेकर 2023 के बीच का। तो एक साल पहले यहाँ पे 1863 करोड़ की सेल थी, जो कि बढ़ के यहाँ पे 2100 करोड़ हो गई है। अदर इनकम है जो कि मामूली से कम है, 78 करोड़ आई है, जो कि एक साल पहले 81 करोड़ थी। तो टोटल इनकम बैठती 2130 करोड़, जो कि पिछली बार 1900 करोड़ के आसपास थी। जो खर्चे लगभग लगभग सेम से हैं, 1580 करोड़, जो कि पिछले 1550 करोड़ थे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कंपनी प्रॉफिट में क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि कंपनी के पास लोन बहुत है। इस बार इन्होंने कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया 725 करोड़, टैक्स पे किया है 100 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि करीबन 850 करोड़ तो इन्होंने टैक्स ही पे कर दिया, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स मिला के, जिसमें कंपनी लॉस में आई है 230 करोड़ के आसपास, जो कि पिछली बार 300 करोड़ का लॉस था। तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। सो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।